हमारे तरफ तरफ से अगर कोई कमी रही हो और उसको सुधारने के लिए कोई आदेश हो तो आदरणीय बानोट साहब। जी बानोट साहब। और लगता है जी बानोट साहब बताएं। बानोट साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर अभी आई। अच्छा, नमस्कार सबको। मैंने वेबसाइट को अभी सरसरी तौर पर चेक किया, ज्यादा डिटेल में तो गया नहीं, और उसमें नेविगेशन की मेरे को थोड़ी। हेलो सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई बाबा। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी जी अब आ जी रही है। हेलो अच्छा। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ जी बिल्कुल आ रही है सर। हेलो, हाँ जी। जी आपकी आवाज आ रही है। मैंने ना वेबसाइट को चेक किया, 2-3 बार मैंने बैक कर दिया, मेरे को नेविगेशन की प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट पे। एक मेरे को उसमें प्रॉपर मेन्यू लिंक करते हैं वो मिले नहीं, तो थोड़ा वेबसाइट को देखना पड़ेगा। मैंने अभी ढंग से देखा भी नहीं, आपको फ्रैंकली बता दूं, मैंने ज्यादा देखा नहीं है वेबसाइट को। पर अभी थोड़ी नेविगेशन अभी भी मेरे मोबाइल पे वेबसाइट खुली हुई है, मैं देख ही रहा था, तो उसको थोड़ा और यूजर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। तो अगर ताकि आम लोग उसको देख सके, समझ सकें, और जहाँ जो चाहते हैं वहां तक पहुंच सकें आसानी से। तो वैसे एफर्ट काफी अच्छा, प्रयास बहुत अच्छा है, और से तो काफी फायदा होने वाला है। तो आप इसके थोड़ा सा और प्रयास करिए कि नेविगेशन बड़े ज्यादा इजी हो जाए। जी जी तो सर आपकी वॉइस में थोड़ा व्यवधान है। कोई नहीं। राव बानोड़ साहब ने नेविगेशन की कुछ बातें बताई तो उसमें बिल्कुल मैं सुधार करूंगा और इसको नेविगेशन के लिए भी। और कोशिश है कि अगर हम लोग एक बार सभी साथी उस पर विजिट करेंगे तो हमारे जो विजिट करने की रफ्तार है वो बढ़ेगी और गूगल उसको प्रमोट करके आगे लेके आएगा। अभी फिलहाल क्या है कि जब किसी भी साइट को हम प्रमोट विदाउट प्रमोशन के हम जब साइट पे डालते हैं तो जितने जैसे जैसे उसके विजिटर्स बढ़ते जाएंगे और उसके स्टेप बढ़ते जाएंगे। अभी क्या है हमारे विजिटर्स उस पे गए नहीं है, इसके लिए हम नीचे से नीचे वाले पायदान पे हैं। तो उसको अगर हम आगे लाना चाहिए तो कम से कम 1000 बार हम साथी उसको विजिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका उछाल आएगा। और जब 1000 बार हो जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली मैं रन दे दूंगा। उसका आगे लाने का जो तरीका है उस तरीके में मैं उछाल कर दूंगा। लेकिन हम लोग कम से कम उस पर एक बार विजिट करें ताकि उसको गति मिले। उसको भी जो उनका जो रंडर है जिसपे ये चलती रहती है उस रंडर में कुछ इजाफा हो कि हाँ ये लोग इस पे काफी लोग इस पे विजिट कर रहे हैं, काफी लोग आ रहे हैं, तो वो भी उसको स्पॉट करके कुछ उछाल दे करके कुछ चीड़ियों को डायरेक्ट जंप दबा करके वो आगे ले आते। तो ये इसमें है। और कई ऐसी जो चीजें त्रुटियां हैं जब साथी विजिट करेंगे
तो पता चलेगा कि इसमें ये प्रॉब्लम है। हमने वॉलेंटियर्स के और इंटर्नशिप के दोनों के फॉर्म हमने उसमें डाले हैं। कोई वॉलेंटियर हो सकता है, कोई इंटर्नशिप कर सकता है इंटर होने के लिए। तो ये हर चीज के लिए परमिशन वहाँ पे वेबसाइट पे है। वो वेबसाइट पे अपना मोबाइल से या अपने वेब से जैसे भी हो फॉर्म भर के वहाँ डालेंगे, तो उनको एक ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट हो जाएगा और उनकी एप्लीकेशन उनके पास में संगठन के पास पहुंच जाएगी और उनके पास में एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इस वेबसाइट को बनाने में 2 से 2.5 महीने हमने व्यतीत किए और उसमें आप सब साथियों का सहयोग रहा, जिसके लिए मैं इस मुकाम तक आप सब साथियों के सहयोग से पहुंच पाए। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका अब यूज हो, सदुपयोग हो और हमारे साथियों पे होने वाले अत्याचारों से कैसे बचें। मेरा सबसे बड़ा मकसद राव साहब और मनोहर साहब का सबसे पहला जब हमने विचार किया तो उनका विचार यही था कि हम भारत के साथियों के साथ में होने वाले अत्याचारों को अगर रोक सकें तो ये हमारा सहभागिता और हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी कि हम हमारे साथियों के साथ में होने वाले अत्याचारों को रोकने में कामयाब हो। उसके लिए हम क्या प्रयास किए, तो ये मेरे दिमाग में आया और मैंने मनोहर साहब को और राव साहब को ये रखा और ताराचंद जी, जुगल जी और बाबूका जी, जाट साहब, इन्होंने मुझे प्रमोट करते हुए ये कहा कि बिल्कुल आप इस पे काम कीजिए और मैं दिन रात इनके आशीर्वाद से, इनके सहयोग से इस मुकाम तक ले आया। अब आगे का जो मुकाम है वो अब आप साथियों का है। आप इस पे विजिट करेंगे, आप कुछ बताएंगे, दिशा निर्देश करेंगे कि इसमें क्या कमी है, क्या होना चाहिए, तो इसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, उसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है, क्या क्या है ये सब उसमें जब आप विजिट करेंगे तो पता चलेगा। बिना किसी विजिट के हम लोग उसका पता नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है क्या नहीं। तो आदरणीय मनोहर साहब और राव साहब के आदेशानुसार हमने ये कार्य किया और इस कार्य को आप सब लोग बुनाना चाहेंगे तो बिल्कुल बुना सकते हैं। हम लोग यही चाहते हैं, हमारा पहला मकसद यही है कि भारत के आरटीआई एक्टिविस्टों पे होने वाले अत्याचारों को कैसे रोका जाए और उसमें ये वेबसाइट और टोल फ्री नंबर दोनों बिल्कुल सटीक रह सकते हैं अगर हम लोग इसको यूज करें तो। जी, अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कोई साथी जो इस पे अब तक कोई विजिट किया है और उनको अगर कोई व्यवधान आया है तो वो उसे अवगत कराएं। उनके लिए ये मंच खुला है। किसी भी साथी को ये नहीं कि हमें परमिशन लेना पड़े, तो बिल्कुल उस पे आकर के वो अपने विचार व्यक्त करें ताकि हमें पता चले कि हमें क्या सुधार की आवश्यकता है। आज का जो सेशन था वो हम लोग इसीलिए इस पे रखे हैं कि हमने आम साथियों के ये लॉन्च करके भारत के आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए ये वेबसाइट और टोल फ्री नंबर जन जाहिर कर दिया है। अब उसको क्या मल्टीप्लाई, क्या उसमें एडिटिंग, ये जब हम लोग साथी विजिट करेंगे तो पता चलेगा। तो आप लोग साथी जिन्होंने ये भी किया है, आगे का जो सेशन रहेगा अगले संडे को फिर हम लीगल पे आ जाएंगे, लीगल की जो तरीके हैं तौर तरीके। अब आगे से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हर संडे को ये मीटिंग करने की बजाय हमारी वेबसाइट पे सब कुछ अपडेट करते रहें। तो जो भी साथी, जिस भी साथी को जो जरूरत हो वो साथी वहां से अपनी जरूरत को उठाते रहे और चाहते रहे। तो ये जब 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 तक आप सब साथी बताएंगे नहीं कि क्या क्या जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि मैं जो चीज जानता हूँ वो आप लोगों के ध्यान में नहीं है और आप लोग जो जानते हैं वो मेरे ध्यान में नहीं। तो हम लोग एक दूसरे के आदान प्रदान के लिए हम मीटिंग करते हैं और इन मीटिंगों का ही नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ पे पहुंचे। तो आज की इस सेशन में हम लोग जो चाह रहे हैं वो अगर किसी साथी के दिमाग में कुछ सवाल अगर उत्पन्न होते हैं इस वेबसाइट और इस टोल फ्री नंबर से तो बिल्कुल बेसिक हो सकते हैं। प्रोफेसर हरि मुरलीधरन जी भी हैं।
वो भी काफी सीनियर हैं, तो वो अपनी बात को वो भी रखें और कुछ आप भी राय दें। वसीम आलम जी है, काफी दिनों से आए हैं। ये जायद साहब हैं, फिर सुनील कुमार तंवर जी हैं, रजत कुमार जी है हिमाचल से, हमारे दीपेंद्र आर्य जी हैं, फिर आजाद सिंह जी हैं, बाबू खान जी हैं, एडवोकेट दिनेश सिंह जी हैं। तो कोई भी साथी जिसको कुछ सवाल करना है तो बिल्कुल सवाल कर। नमस्ते हारिक जी, नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ हाँ जी जी सर। सर मैं बहुत टाइम से rti.india.org, ठीक है, ये बहुत पुरानी वेबसाइट है, 2008 2007-8 से ब्लॉग है, ठीक है। उसमें मैं भी मेंटर रहा हूँ, गाइड रहा हूँ। मैं आपकी अपनी वेबसाइट नहीं विजिट कर पाया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्रोबेबली आपने अपडेट किया है तो ठीक है। उसमें एक ऐसा सिस्टम होता है कि अगर किसी भी अपने किसी भी मेंबरान को या किसी भी विजिटर्स को कुछ सवाल पूछने होते हैं, तो उस ब्लॉग में अपने सवाल डालते हैं और उसमें सब कम्युनिटी एक्सपर्ट्स उस पर कमेंट करते हैं, या कुछ साइटेशन देना है या कुछ गाइडेंस देना है, तो उसी पे ब्लॉग पे रहता है। तो उससे ये दिखता है कि और कितने लोग उस चीज़ को कम्युनिटी में एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, वो भी दिखता है। दैट वॉज अ वेरी गुड अप्रोच बाय rti.india.org। तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर आप किए हैं तो अच्छी बात है। मैं सॉरी मैंने नहीं विजिट किया हूँ, ये बोल देना मेरी भी गलती है। आपने की होगी तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो प्लीज विजिट करके। बहुत अच्छा मीडिया सर में मैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ सर। आपकी बात को रोकना चाहूंगा। एक्चुअली आपकी वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है। हाँ, समझने में मैं बाहर हूँ, मैं ब्लूटूथ पे। नहीं ठीक है ठीक है, फिर मैं आई विल टॉक नेक्स्ट मीटिंग। अभी मैं बाहर हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे ब्लूटूथ में मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। मैं पर्सनली में आपसे बात कर लूँगा सर, सॉरी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अन्य कोई साथी? AK सिंह साहब। जब हम लोग हमारे परिवार में बोलने के लिए ही आगे नहीं आ पाएंगे तो हम बाहर जाकर के क्या आवाज उठाएंगे? बोलने के लिए ही आपको इतना सोचना पड़ता है। सभी साथियों से मेरा निवेदन जी जी सर, सुरेश मौर्य। हेलो। जी जी बिल्कुल सर अच्छा, मैं वेबसाइट तो 2 से 3 बार विजिट किया हूँ और फॉर्म भी फिलअप किया हूँ। अब सर मुझे आप ये बताइए, मुझे अगर एप्लीकेशन करना है ITI का एप्लीकेशन करना है, मैं एकदम नया हूँ, तो किस तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन करूँगा ये बताइए आप मुझे। उसमें अगर जब आप इस पे वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको हाँ एक अप्लाई का आएगा, उसमें वॉलंटियर और इंटर्नशिप 2 ऑप्शन आएंगे। हाँ उसमें आपको वॉलंटियर की तरफ अपना फिलअप करना होगा। बराबर। बाद में आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज को लेकर के आप टोल फ्री नंबर पे विजिट टोल फ्री नंबर पे आपको आवेदन करने के लिए आपको एक दबाना होगा, और एक दबाने के बाद में जो वहाँ के एप्लीकेशन एक्सपर्ट है तो आपको एप्लीकेशन लिखने की तरीका बताएंगे कि आपको एप्लीकेशन लिखना है। नहीं सर, अगर मैंने एप्लीकेशन लिख जैसे कि वेबसाइट के थ्रू अगर लिखना है मुझे, मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? वेबसाइट के माध्यम से बहुत सारे एप्लीकेशन वहाँ पे लिखे मिलेंगे, जिसमें एक्टिविटी वाला जो ऑप्शन है उसमें ऑनगोइंग केसेस और सक्सेस केसेस वो एप्लीकेशन लिखे हुए हैं, उनको देख बिल्कुल।
सर मेरा कहने का मतलब ऐसे कि कोई भी नया आदमी है जिसको खाली मुद्दे याद हो कि भाई ये मुझे मांगना है, इस तरह से कुछ अपने वेबसाइट के अंदर में अपना कुछ कर सकते हैं कि जैसे कि पूरा फॉर्म तैयार हो या उनके पास में तो खाली मुद्दे लिखे कि भाई कि मेरे को इस डिपार्टमेंट से ये चीज मांगना है मुझे। मौर्य जी आपको बताना चाहूंगा, अगर हम लोग पूरा पका पकाया माल सबको किसी को दे देंगे, ये पूरा पका हुआ तो वो सीख नहीं पाएगा कुछ भी। आपको सीखना, बराबर। ड्राफ्टिंग का आधार आपको दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने मुद्दे रखें। डिपार्टमेंट तो ध्यान आ रहा है, मुद्दे मुद्दे अपना जो ड्राफ्टिंग का जो तरीका है, उस ड्राफ्टिंग के तरीके को हमने यहाँ पे लिखा है, उसको देख के आपको ड्राफ्ट करना है। ऐसा अगर आप चाहेंगे कि मेरे को लिखा लिखा जो माल है वहां से, हालांकि इसको जो हमारे जो ड्राफ्टिंग पेपर्स है, इनवॉइस है, उसको बिल्कुल ले सकता है कोई इसी नहीं, वो प्रिंट लेने के लिए प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट ले सकता है, उसको देख के आराम से। लेकिन सर जैसे ये एप्लीकेशन लिखने के बाद में जो भी जैसे मैं ही एप्लीकेशन लिख के जिस विभाग में मैं डालने के लिए जाऊंगा वहां पे, ये एप्लीकेशन में तो मैं ही डालूंगा, वहाँ पे लोगों को पता तो चल जाएगा ना कि भाई ये एप्लीकेशन मैंने डाला हुआ है, भले राजस्थान के एड्रेस में मैंने डाला हुआ है, नाम एड्रेस वहाँ का लिखा हुआ है, मालूम तो पड़ेगा ना सर कि ये बंदे ने ही एप्लीकेशन डाला हुआ है, वो बिल्कुल वो ने ही एप्लीकेशन डाला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वो उसी इसीलिए हम लोग अप्लाई का जो वॉलेंटियर वाला जो फॉर्म है इसीलिए करते हैं, वहाँ पे वॉलेंटियर है और इस वॉलेंटियर ने अपने वॉलेंटियर आईडी नंबर वहाँ पे लिख के चलेगा, तो उसको पता चलेगा कि ये वॉलेंटियर इसने एप्लीकेशन डाला है। अपना मेल आईडी, संगठन का नाम, अपना मेल आईडी और टोल फ्री नंबर लिख करके जो एड्रेस पे डालेगा, तो उसका यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिकली संगठन वहां से कांटेक्ट करेगा कि आपके द्वारा जो भेजा हुआ पत्र है उसका जवाब ये आया है और उसकी प्रथम अपील हमें इस तरीके से करनी है, या इसके सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक है? जी जी एक निवेदन है सर आप सबसे। सर अभी जैसे ये मौर्य जी ने कहा, मैं जाके खुद ही जाके वहाँ एप्लीकेशन डालूंगा। हम सब आरटीआई एक्टिविस्ट को ये होशियार होना है कि हम सारे एप्लीकेशन ऑनलाइन करें, हम किसी भी ऑफिस में नहीं जाएं, ठीक है? ये लास्ट मीटिंग में ही डिस्कशन हुआ कि हमने सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन करनी है, सारे चीज फाइलिंग हमने ऑनलाइन करना है, जाने आने का वक्त भी बचाना है, पैसे भी बचाने ट्रैवलिंग के, ठीक है? और अपने आप को सेव करना है। तो पारिक जी एक छोटी सी सजेशन ये थी मेरी, आप नेक्स्ट मीटिंग में भले आधे घंटा या 45 मिनट एक सेशन कंडक्ट कराइए, ऑनलाइन कैसे आरटीआई फाइल करने का, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि हमारे बाकी आवेदक भाई लोग को भी अवगत हो सके और थोड़ा स्मार्ट काम कर सके, है ना, और बच भी सके, विक्टिमाइज होने से बच सके। ये मेरा सजेशन है, आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगला जो सेशन है, अगला सेशन जो है हम बिल्कुल उसको ऑनलाइन कैसे आरटीआई लगाना है उसमें भी करेंगे। आपका सजेशन बहुत बेहतरीन सजेशन है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो हम लोग किसी कार्यालय में जाकर के सीधा या फिर मेल आईडी के माध्यम से या जिस भी माध्यम से हम लोग चालान काटना है, जिस भी माध्यम से हमें उसको आरटीआई आवेदन एप्लीकेट करना है, तो ये सब अगला सेशन जो है वो इसी पे होगा। जी सर। सर मेरा कहना मतलब ऐसा है कि बाकी सारे राज्यों के अंदर में ऑनलाइन चालू कर दिया गया है आरटीआई का, लेकिन गुजरात जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ पे अभी आज तक 16 साल होने के बाद में भी आज तक ऑनलाइन चालू नहीं किया गया है आरटीआई का। मौर्य साहब मैं आपको बताऊं, हर एक डिपार्टमेंट का मेल आईडी होता है, हमें अगर वो उसने नहीं किया है कोई तकलीफ नहीं है, आपके पास विभाग का मेल आईडी है, मेल आईडी डाल दी, मेल पे डाल दिया। सॉरी पारिक जी सॉरी टू इंटरप्ट। ठीक है, देखिए भाई साहब आपका ये सवाल है ना कि गुजरात में आरटीआई ऑनलाइन चालू नहीं हुआ है, ठीक है, अगर आईएएस ऑफिसर तो आरटीआई में आते हैं ना, उस विभाग का जो आईएएस ऑफिसर है वो आरटीआई में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। आप आरटीआई दिल्ली से लगाइए बराबर, तो वो 65 में ट्रांसफर कर देगा स्टेट को, बराबर, आपको कहीं नहीं जाना है, आप आरटीआई दिल्ली में लगाइए, सेंट्रल गवर्नमेंट में लगाइए,
वो IAS ऑफिसर को लगाएंगे, IAS ऑफिसर स्टेट वाले को ट्रांसफर कर देगा, क्या होगा, 5 दिन ज़्यादा लगेगा। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन ढूंढो। ठीक है, ओके सर। ऑल द बेस्ट। टीवी चालू कर दे तू। हेलो। सिंह अपने आप हेलो। जी सर, जी सर। सर जो भी साथी कुछ कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। एक्चुअली व्यवधान था, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया। हेलो। सर आवाज आ रही है सर? हेलो। जी जी, साथी को कहना है वो अपने आप को करे, ताकि वो रखेगा। हाँ जी, मैं सर राजस्थान गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। जी जी बताएं। हाँ हाँ जी। जी सर, हमारी पंचायत में सर नरेगा के तहत इंटरलॉक का काम चल रहा है सर। हम्म। सर उस काम में सर लेबर नहीं काम कर रही, वो सरपंच वगैरह ट्रैक्टर से काम करवा रहा है सर। वो संभव है सर? सॉरी, आपकी सर आवाज को आ रही है। हेलो। हाँ अभी हाँ बताइए, जी आपकी आपकी वॉइस वॉइस ज्यादा आ रही है। सर, हाँ, सर हमारी पंचायत में नरेगा के तहत काम चल रहा है, जो सड़क इंटरलॉक का काम है। उसमें सर लेबर काम नहीं कर रही, सरपंच ट्रैक्टर से काम करवा रहा है सर। वो करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकते, वो नरेगा के माध्यम से जो चल रहा है वो उसमें नहीं करवा सकते, लेकिन हमें उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं, और उसके जो फोटोग्राफ जो है आप जो कर रहे हैं उसके फोटोग्राफ से आप कंप्लेन करें। ओके सर। तो बाकी सर एक और मेरा क्वेश्चन था सर, जो ये नए खाल वगैरह जो खेतों के लिए बनाए जाते हैं, वो भी सर हमारी पंचायत में सरपंच वो ठेके पे काम दे रहा है, जो नरेगा के तहत काम आता है मस्टोल का खाल का काम, वो ठेके पे दे रहा है। वो सर करवा सकता है या नहीं? नहीं करवा सकते, इनकी कंप्लेन आप एक आरटीआई लगा करके, उनके रूल्स और रेगुलेशन है वो आप पंचायत से जान सकते हैं कि उसका क्या है, और उसके बाद में आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लगा करके उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सर ये अगर हम वीडियो तक और जयन वगैरह यहाँ तक कंप्लेंट देते, ये तो सब सर मिले हुए हैं, ये तो मिलके काम कर रहे हैं सर। ये तो कोई बात नहीं सुन रहा हमारी। सीओ ओके को सर। सीओ को कंप्लेन कीजिए। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन। दूसरा कोई साथी? नमस्कार सर। जी बिल्कुल। सर मैं आपने जो लीगल एम्बिट साइट है, इस पे विजिट करने के लिए हमें पहले इस पे अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना होगा सर? विजिट करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, वो आप अपने गूगल ब्राउजर में लिखेंगे www.legalambit.in, उसमें साइट पे आप जा सकते हो, आराम से सब कुछ देख सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन इसलिए है कि आप संगठन के साथ में काम करने के लिए जब भी आप कुछ आवेदन करेंगे, तो आपके पास में एक आइडेंटिफिकेशन, एक आईडी नंबर होगा। वो आईडी नंबर आप मेंशन करेंगे तो आप हम पता चलेगा कि साथी हमारा रजिस्टर्ड है। और क्योंकि जनरली हम लोग सबके लिए तो इतनी सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जो साथी रजिस्टर्ड होंगे उनके लिए ही हमारा समय जाया करें, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये आप वेबसाइट पे विजिट करने के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट पे जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी
कोई अन्य साथी? हेलो, जी नमस्कार। मैं धनबाद झारखंड से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए छड़ी कुमार जी। जी सर, मेरी एक बात थी, 6-3 आंतरिक करने के बाद वो कंप्लीट हो जाता है क्या? सॉरी, मेरी बात को फिर से सुनेंगे। कोई जनसूचना पदाधिकारी 6-3 के उपरांत उनकी दायित्व मुक्त हो जाती है क्या सूचना उपलब्ध कराने का? 6-3 में ट्रांसफर करने की बात है तो वो क्या कर पाएगा बेचारा? सर बिल्कुल उनकी 6-3 में डिसाइड करने से पहले पीआईओ ये पाता है कि इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे कार्यालय में नहीं किसी दूसरे कार्यालय में मौजूद है, और जब किसी दूसरे ऑफिस में वो मौजूद है तो ही 6-3 के तहत वो उसको ट्रांसफर करता है, आपको इन्फॉर्म करता है। तो फर्दर जो कॉरेस्पॉन्डेंस होता है वो अगले ऑफिस से होगा, ना कि पीछे वाले ऑफिस से, यानी वो अपने दायित्व से बिल्कुल फ्री हो गया। लेकिन नहीं सर, मेरी क्वेश्चन शर्त कुछ ये और है। है, शर्त ये है कि जहां उसने ट्रांसफर किया है क्या सचमुच वहां इंफॉर्मेशन है, और अगर गलत तो नहीं कर दिया। जैसे मान लीजिए कि आपने इंफॉर्मेशन मांगी पुलिस थाने की और मांग लिया गलत जिले से, जी जी तो वो उसको ट्रांसफर करेगा संबंधित जिले के एसपी के पास, न कि मुख्यमंत्री के पास या किसी स्वायत्त शासन विभाग के पास। यानी ये उसकी ड्यूटी है कि आपकी फाइल डायरेक्टली जहां पर मौजूद है वहां पर सर, उसको ट्रांसफर किया जाए। मेरी सर सूचना क्या थी, मैं बता दूं थोड़ा सर, मैंने क्या सूचना मांगी? एक बंदे ने आरटीआई मांगा था और उसने सूचना आवेदन पर आयोग के आदेश पर उसे सूचना उपलब्ध करा दिया गया था, और उसने बताया कि सूचना उपलब्ध, उसी सूचना को मांगा हूं जो सूचना पदाधिकारी ने उपलब्ध कराया है आयोग के आदेश पर। जी सर, मेरे इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए क्या सर? आपकी वॉइस एक तो ब्रेक हो रही है, आप वॉइस अपने माइक्रोफोन को जरा ठीक से करें ताकि समझ में आ पाए। जी सर, मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सर थोड़ा सा। मैं बता रहा हूं कि मैंने वो सूचना मांगी थी जो केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर दिया गया था, और उस पदाधिकारी मैंने केंद्रीय सूचना आयोग ने सीबीसी को आदेश दे रखा था कि ये सूचना उपलब्ध कराओ। मैं वो पूछ रहा हूँ कि सूचना आपने उपलब्ध कराई, उसकी कॉपी उपलब्ध कराओ। नहीं तो इसमें तो क्षेत्रीय के अंतरण का कोई मामला ही नहीं है ना, कि जिस अधिकारी को ऑर्डर दिया गया है कि साहब इन्फॉर्मेशन आप अवेलेबल कराओ, यानी उसी से मांगना, तो उसमें क्षेत्रीय के अंतरण का तो मामला ही कहाँ बचता है। नहीं सर, आपने उस ऑर्डर था केंद्रीय सूचना आयोग की सूचना उपलब्ध कराओ, सूचना उपलब्ध कराया था उसने बंदे को, वही कॉपी मैं मांग रहा हूँ जो आपने कराया। कोर्ट का मामला है, वो स्वतः प्रकाशित करने का मामला है। सीआईडी ने आदेश दे रखा है। श्रीमान जी, जब आपने इंफॉर्मेशन एक वो कॉपी मांगी है जो ऑलरेडी किसी को पहले प्रोवाइड की जा चुकी है, तो उसमें तो 6-3 जैसे ट्रांसफर का कोई मामला ही नहीं बनता। उस पीआईओ के पास वो चीज तो पहले से ही मौजूद है। जी सर, अगर अब वो 6-3 का अंतरण कर रहा है तो वो अपने आप में ही वायलेशन ऑफ लॉ है, क्योंकि आपको ये पता है कि इस जजमेंट के अंडर फला आदमी ने इंफॉर्मेशन, यानी ये पीआईओ जो है इसी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है, आप जी उसकी जी कॉपी मांग रहे हैं, अब खुद मांग रहे हैं, तो ये तो उसको पहले से पता है कि कहाँ इंफॉर्मेशन, ये 6-3 में अंतरण कैसे करेगा? यही तो बात है। उसने किया या नहीं किया 6-3 में अंतरण? उसने दी या नहीं दी? कि नहीं, वो सूचना दी, केंद्रीय आयोग को बताया, कंप्लेन में किया था, वो कंप्लेन मानचित कर दिया। आपकी कंप्लेन मैंने वो बताया कि इतना तारीख सूचना दे, उन्होंने मुझे नहीं बताया कि चीज 6-3 मानचित किया है। उसने बताया है कि ये सूचना इतना तारीख को उपलब्ध करा दिया गया, इसलिए आपका कंप्लेन को बंद किया जाता है। सूचना उपलब्ध कराती है इसलिए आपको कंप्लेंट बंद की गई है, करा दी है या करा दी है? जी सर, मैं ग्रुप पे भी शेयर कर सकता हूँ उसको। हाँ, ग्रुप में आप शेयर करें ताकि मैं उसको रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा अच्छे से। और जो है मूल आवेदन जो है वो, और जो अंतरित किया उसकी आप कॉपी पोस्ट कर दें। मैं आफ्टर दी दिस वेबिनार मैं उसके बारे में आपको माकूल जवाब खुद डाल दूंगा। जी सर, जी सर।
अन्य कोई साथी? हेलो सर, नमस्कार। जयपाल सिंह कीची बोल रहा था। छोटी राजगढ़ मध्य प्रदेश से। जी बिल्कुल फरमाइए। जी सर मेरा ये था कि मैंने भी एक ITI लगाई थी, उसका जो है नगर पालिका से संबंधित थी। उसमें क्या हुआ कि जैसे ही मैंने जानकारी मांगी तो संबंधित जो थे व्यक्ति, लोक सूचना अधिकारी, उन्होंने सहायक सूचना अधिकारी के माध्यम से व्हाट्सएप करके कहा गया कि आप जो है 50,920 रुपए राशि जमा करिए। ये राशि अधिक होने पर आपको पुनः लौटा दी जाएगी और कम होने पर आपसे पुनः राशि ली जाएगी, मतलब और भी राशि ली जाएगी। ना तो उन्होंने जो है पेज की काउंटिंग की, ना ऐसा कोई हवाला दिया, और वह भी 30 दिन निकल जाने के बाद में ऐसा मुझको सिर्फ व्हाट्सएप पे जवाब दिया। ऐसा है मेरा, जबकि ये तकनीकी है। मतलब मैं जानना चाह रहा था ऐसा क्या, ये पहली बार ऐसा हुआ? व्हाट्सएप पे थी, अभी तक कोई संपर्क नहीं। जयपाल सिंह जी, मैं समझ गया। आपको सेक्शन 18 में कंप्लेंट करनी चाहिए जो संबंधित आयोग है उसको, कि साहब आपसे गैरवाजिब पैसा मांगा गया। ये क्या मतलब हुआ? मेरी इन्फॉर्मेशन 70 रुपए की होगी, आप उसको लटका के रखेंगे कि 1 महीने तक ब्याज कौन देगा तुम्हारा? ये तो हिसाब किताब जो तो डिवोर्स टू दिलो है, मांग नहीं सकते। पैसा प्लस लिया नहीं जा सकता सरकार से। आपको 5 दिन में ये कैलकुलेट करना पड़ेगा PIO को कि इन्फॉर्मेशन 18 पन्नों में तो 36 रुपए मांगेगा। 33 रुपये भी नहीं मांग सकता, सरकार एडिशनल पैसा नहीं मांग सकती। और अगर आपको और ज्यादा करना हो तो आप एक क्रॉस RTI डाल दें। तो आपने 5 दिन में, ये सेक्शन 7 में ये प्रोविजन है कि 5 दिन में आपको गणना करनी होती है कि कागज कितने पन्नों में है। तो आप जो कागज की आपने गणना की, उस गणना की संख्या बताइए। और ये जो नियम 50,000 से आप मांग रहे हैं, वो किस विधिक आधार, किस नियम से मांग रहे हैं, उस नियम वैसे अपने आप सामने आ जाएगा। फिर उठा के सेक्शन 18 में फिर कंप्लेंट कीजिएगा, मजा भी आएगा। जी 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 सर। ऐसे सर मैंने उसकी सर प्रथम अपील भी कर दी है संबंधित को, उसी को लेकर के, क्योंकि 30 दिन समय निकल गया था इसलिए। मांगने के बाद अगर गैरवाजिब पैसा मांगा है तो 18 की कंप्लेंट करने के लिए आपके पास 12 महीने का समय है, और मांग ही नहीं सकता। सरकार में लो ये है कि सरप्लस पैसे की कोई रसीद नहीं काटी जा सकती। जी सर। आप ये देखिए, मेरे पास इस तक आपको दर्जनों केसेस पड़े हैं जहां मैंने पैसा ज्यादा भेज दिया। मीन्स उन्होंने मुझसे मांगा कि आप 71 रुपए भेजें, मैंने 80 रुपए भेज दिए। तो 9 रुपया जो है उसके बारे में मुझे वापस उन्होंने ये कहा कि साहब ये 9 रुपया एडिशनल है। और एक बार तो मेरे पास उसकी DD आ गई थी 9 रुपए की। लेकिन आजकल मैं ये कह रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ कि साहब आपने 73 मांगे, पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध नहीं है, तो मैं 80 के भेज रहा हूँ। बाकी के 7 रुपए जो हैं वो मेरी ओर से सरकार को अनुदान समझा जाए, तब लेगा। क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा एडिशनल पैसा कैसे, यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट आपसे एडिशनल पैसा नहीं मांग सकता। सिंपल। जी धन्यवाद सर। हेलो हेलो जी हेलो जय सिंह जी। सर मैं उत्तराखंड से बात कर रहा था। हेलो जी बताएं सर, बताएं, आप बोलिए तो सही। अच्छा अच्छा सर, मैं ये कह रहा था, मैंने अपने नगर क्षेत्र में एक नगर पालिका है, वहां से एक RTI मांगी थी, जिस RTI में मुझे 35,000 रुपए के आसपास की रकम मुझसे मांगी गई, और मुझे पेजों का हवाला भी दिया गया कि आपके 2 रुपए प्रति पेज के हिसाब से इतने पेज बन रहे हैं। तो सर मैंने उसमें श्रीमान जी जो हमारे SDM महोदय हैं उनको प्रथम अपील दर्ज कराई थी, प्रथम अपील में सुनवाई भी करी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर कि तो समय भी निकल चुका है 30 दिन का, और इसके बावजूद भी क्या कहते हैं, मेरे को सूचना का विवरण नहीं दिया गया
किस बिंदु के लिए कितने पेज लगेंगे, या उन्होंने फिर अनुरोध पत्र में कि दस्तावेजों की गणना अभी जारी है, जैसे ही गणना पूरी होगी आपसे और भी डिमांड ड्राफ्ट मांगा जाएगा। तो क्या सर ये दोबारा मुझसे डिमांड ड्राफ्ट मांग सकने का इनको राइट है? कि नहीं, केवल 5 दिन में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने पन्ने हैं और कितने रुपए किस दर से लगेंगे। जैसे लीगल साइज है A4 है, A3 तक 2 रुपए है, और उससे बाद अगर ज्यादा होते हैं तो लागत मूल्य ली जाती है, लेकिन 5 दिन में आपको बताना पड़ेगा। और रही बात 30 डेज क्रॉस होने की, तो 30 डेज के बाद डिमांड मांगना अपने आप में अनलॉफुल है, आपको अपने आप ही फ्री हो जाती सारी इन्फॉर्मेशन। सर वो इन्फॉर्मेशन तो हो गई है, लेकिन हमारे जो प्रथम अपीलीय अधिकारी हैं उन्होंने नगर पालिका परिषद वालों के फेवर में फैसला दे दिया, और मुझे उन्होंने ये दे दिया कि आप इतने रुपए जमा करके, यानी कि जो 35,000 रुपए का अमाउंट है वो जमा करके अपनी सूचना ले सकते हैं। नहीं, वो क्या आपका किसी ये एक सूचना 30,000 रुपया आपसे 30 दिन के बाद मांगा गया है क्या? नहीं सर, ये रुपए पहले मांगे गए हैं, लगभग 25वें दिन मुझे डाक रिसीव हो गई थी, लेकिन उसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि दस्तावेजों की गणना जारी है, गणना पूरी होते ही आपको तुम्हारा डिमांड दिया जाएगा। वो जरूरी नहीं है रिपीट करना, मैं समझ गया आपको। अब एक सिंपल बात बताता हूँ। हमारा थ्योरम है वो ये कहता है कि या दोनों चीजें आप अवेल कर सकते हैं, एक तो सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं, उसमें इन सब चीजों को लेकर आए आप, पहली बात जी। सेकंड अपील आप करवा लेंगे, सेक्शन 18 की कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं कि साहब गैर वाजिब आपसे पैसा मांगा है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट अपील कर ली तो सेकंड अपील में चले जाओ। जी। वो प्रावधान जो मैं इनको प्रथम अपीलीय अधिकारी के खिलाफ कंप्लेन कर सकूं और लोक सूचना अधिकारी चाहें तो इसके खिलाफ आप FIR भी दर्ज कर सकते हैं, आपके पास वो रास्ता भी। क्योंकि समय सावधानी डिसीजन करते समय समय सावधानी नहीं बरती गई है और आपको अनलॉफुली हरेस्ट किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, सदोष हानि कारित की गई है, तो सेक्शन 420 और 166 और 167 IPC में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। थैंक यू सो मच। नमस्कार सर। जी बताएं। सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। मैंने एक द्वितीय अपील की थी सर चंडीगढ़ अपने CIC को, तो उन्होंने डिसीजन में मेरी उस द्वितीय अपील को डिस्पोज कर दिया और उन्होंने कहा कि PIO के खिलाफ पेनल्टी कोई एक्शन नहीं बनता है, आप 15 दिन के अंदर तहसील कार्यालय में जाके दस्तावेज चेक कर सकते हैं। मैंने सर अपने जो RTI आवेदन में पटवारी का एड्रेस पूछा था और इंतकाल वगैरह के नकल लेने की फीस पूछी थी, जो उन्होंने कहा कि ये जो लॉ है कि बुक है उसमें देख लो आप, और पटवारी का एड्रेस भी उन्होंने मुझे नहीं बताया था। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए सर? जनाब सेक्शन 79 ये कहती है कि जिस फॉर्मेट में मांगा गया है जहां तक हो सके वहां तक उसको उसी फॉर्मेट में दें। जब आपने हार्ड कॉपी मांगी है तो देना पड़ेगा। मैं वहां निरीक्षण कर लूं, ये कर लूं, अनलॉफुल ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। देखिए दो चीजें हैं, या तो आप चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के यहाँ इसके बारे में कंप्लेंट डालेंगे, आपका जो CIC है उसने गलत डिसीजन किया, इसको रिव्यू करवाएं या इस पे डिवीजन बेंच बिठाएं। और अगर आप चाहें तो हाईकोर्ट ले जा सकते हैं, हाईकोर्ट जाने के लायक मैटर हो गया। ठीक है सर। और कोई साथी? हेलो जी सर, एक मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा। हेलो जी बताएं। एक मैं सूचना मांगा था और सूचना मांगने के बाद वो 30 दिन के बाद मैंने उसे शिकायत कर दी केंद्रीय सूचना आयोग से। उसके उपरांत मेरे पास एक
आवेदन आता है कि आपसे 35 रुपया की मांग की जाती है। उसके बाद मैंने अपनी प्रथम अपील को बताया कि आपने 30 दिन के बाद सूचना मांगी है, उसके बाद वो सूचना नहीं दी। मुझे वो सूचना अति आवश्यक है, मैं क्या 50 रुपये मैं उसको फीस देकर सूचना ले सकता हूँ कि नहीं? जी ताराचंद जी। मेरे क्वेश्चन समझ गए सर? ताराचंद जी, इस सवाल का जवाब देंगे ताराचंद जी। जी ताराचंद जी। आप इस केस में ना किसी कॉल पे व्यस्त है ना? हेलो, जी मनोज साहब। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। इनको चाहिए कि ये सूचना इनके लिए महत्वपूर्ण है, तो 35 रुपए दे के सूचना मांगे, उसके अंदर लिखे लेटर में जो 35 रुपए भेजेंगे कि ये आपने लॉ के अगेंस्ट मांगे हैं और आपको ये 5 दिन में मांगने थे या ये जितना भी समय है उसमें मांगने थे और आपने इसके विरुद्ध मांगे हैं, ये देय नहीं बनते। पर क्योंकि सूचना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने ये पे कर दिया है और इसके लिए आपको मैं प्रथम अपील भी डालूंगा या सेकंड अपील डालूंगा, जो मैंने भी है, या प्रथम अपील कंप्लेंट डाल डाल दिया दूं। सर, प्रथम अपील में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं की गई तो सेकंड अपील में भी डालूंगा और आप मेरे को आपने ये जो गलती की है या न्याय का उल्लंघन किया है उसके लिए आपको दंड भुगतना पड़ेगा। ये लिख के आप पैसे भेजो, आपने सूचना लो अगर इम्पोर्टेंट है। अगर इम्पोर्टेंट नहीं है आप वेट कर सकते हो तो फिर आप कंप्लेंट करो सीधा ही। इम्पोर्टेंट है, वो एक मामला है, वो सुरक्षा से संबंधित मामला है, वो तो रिवर का उसमें अच्छे आप ना उस जो 35 रुपए आप उनको भेजेंगे उसमें लिख दो सारा कुछ, अपने जो भी कंसर्न है कि आपने इन रूलों को इन रूल्स को वो किया क्योंकि सूचना इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं 35 पे जमा करवा रहा हूँ। ये हक नहीं बनता आपका लेने का बिल्कुल भी, और 7-6 के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है मेरे को सूचना। तो आप ये लिखो, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उनको पता है कि अगर ये सूचना चाहिए होगी तो ये 35 पे जमा करा के ले लेगा और नहीं तो फिर ये अपीलों में जाता रहे, देखी जाएगी वहां जो होगा। तो अभी वो टाइम पास कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है सूचना को डिले करने का या ना देने का, डिले करने का या सूचना ना देने का। हाँ, तो आप 35 रुपए भेजो और उसमें सारा कुछ लिख दो जो उन्होंने एक कानून का उल्लंघन किया है उसके बारे में लिख दो कि आपने ये कानून है ये का इसका उल्लंघन किया है या नियम है इसका उल्लंघन किया है, ये देय नहीं बनते। फिर भी क्योंकि सूचना इंपॉर्टेंट है मैं भेज रहा हूँ आपको 35 रुपए और ये मेरे को दो, बाकी मैं अपील करके या कंप्लेंट करके उसका निपटारा बाद में करवा लूंगा। तो आप ये लिख के उनको आप भेज दो और अपनी जो सेकंड अपील है उसमें आप रिफंड मांगो और पेनल्टी लगाने के लिए उसको बोलो उसके ऊपर। सर मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट सीआईसी को मैं कर चुका हूँ पहले, उसके बाद ये पैसा हमसे मांग की गई है, उसके बाद मैं प्रथम अपील किया हूँ, उसके बाद भी ये सूचना नहीं मिला तो मैं पैसा जमा करने के मूड पर हूँ, यही मैं जानना चाह रहा था। आप पैसा तो जमा करो ना अगर आपको सूचना चाहिए, क्योंकि अब उनकी फाइल में तो वहां पे केस रुका पड़ा है, उनको वो तभी आगे चलेगा जब आप कोई जवाब दोगे या उनको कोई ऑर्डर मिलेगा। तो वो तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। जी सर। तो अगर आपको सूचना चाहिए तो आप सूचना ले लो जी और सर। साथ में सारा कुछ लिख दो। 35 रुपए जब भेजोगे उस पत्र में सारा कुछ लिख दो। तो
वो शायद आपके 35 रुपए भी लौटा दे और शायद आपको सूचना भी दे दे। जी सर। तो आप लिखो तो सही, आगे तो बढ़ाओ ना बात। अगर आप रुक गए तो बात रुक गई, खत्म हो गई। ना सर, मैं उसको भेज रहा हूँ सर। ओके सर। हाँ जी, ओके जी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि पब्लिक अथॉरिटीज और ये जो PIO है, ये और बड़ी गड़बड़ करते हैं। 6-3 का भी दुरुपयोग हो रहा है और लोग अपने ही विभाग में 6-3 में ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। उनको अपने विभाग में 5-4 के अंदर RTI की इंफॉर्मेशन किसी दूसरे जिस ऑफिसर के पास है उससे मांगनी है, और वो 5-4 में वो डीम्ड PIO बन जाएगा। वो उसके ऊपर भी वही सारे कुछ लागू हो जाएगा जो PIO के ऊपर लागू होता है, जो पेनल्टी सजा मिलनी है और जो उसका उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी कुछ उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा। इस केस में डीम्ड PIO ही PIO माना जाएगा। तो आप ये देखो, जरूर देखो कि ये 6-3 के अंदर ढंग से ट्रांसफर भी की गई है कि नहीं की गई है। तो एक ही पब्लिक अथॉरिटी है, जैसे DGP का ऑफिस है पुलिस का, वो एक पब्लिक अथॉरिटी है। उसके अंडर सारे पुलिस स्टेशन है, सारे डिस्ट्रिक्ट के भी और छोटे पुलिस स्टेशन सारे आते हैं उसके अंदर। तो वहां पे एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन ट्रांसफर नहीं की जा सकती 6 दिन के अंदर। वो उसको 5-4 के अंदर ही करनी पड़ेगी ट्रांसफर। तो ये इन चीजों का थोड़ा आप ये दोनों सेक्शन पढ़ो तो आपको पता लग जाएगा कि। और सेकेंडली 6-3 में PIO का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, उसमें पब्लिक अथॉरिटी का नाम लिखा है कि एक पब्लिक अथॉरिटी में अगर एप्लीकेशन मिलती है और वो सूचना किसी दूसरी पब्लिक अथॉरिटी में है, तो वो उस पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करेगा 5 दिन के अंदर। तो उसमें PIO का नाम नहीं लिखा हुआ कि PIO ट्रांसफर करेगा। पब्लिक अथॉरिटी ने दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को ट्रांसफर करनी है। तो अमूमन ये काम PIO ही करता है क्योंकि उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है RTI की। तो ये भी एक देखने वाली बात है कि वो सही से ट्रांसफर की गई है एप्लीकेशन, कि वो इंफॉर्मेशन उसी विभाग की किसी और ब्रांच में पड़ी है, किसी और शाखा में पड़ी है, या किसी दूसरे शहर में किसी अफसर के पास है, तो उसको वहां से वो खुद ही मंगवानी है और आपको देनी है, ना कि उसको 6 दिन के अंदर ट्रांसफर करना है। और अगर वो किसी दूसरे विभाग की है, जैसे पुलिस को लगाई हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो तब वो ट्रांसफर करेगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में जिस विभाग का है। तो ये 5-4 और 6-3 का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको भी आप बड़े ध्यान से जरा देखा करो। जब उसका 6 दिन में जैसे ही आपको आया कि 6 दिन में ट्रांसफर कर दिया, तो आपने देखना है कि ठीक से ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई है तो उसी टाइम उसको वापस लिखना है कि आपने ये गलत किया, या आपके अपने विभाग की बात है और आपको ये लेके देनी है, जहां भी पड़ी इंफॉर्मेशन वहां से उठा के मेरे को देनी है आपने। तो इसका आप एक कॉपी उसको भी भेजो जिस विभाग को ट्रांसफर किया है कि ये आपको गलत ट्रांसफर कर दी गई है, इसके ऊपर कोई संज्ञान ना लिया जाए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि ध्यान में रखने से ये आप अच्छे से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। सर मेरा एक्सपेक्ट करना है सर 3 पर सर। हाँ जी सर हेलो। मेरे यहाँ जो सेक्शन 4-5 में आपने कहा मेरे यहाँ होती है, उसके बाद वो क्या करते हैं कि फिर उसको मतलब नहीं रखते हैं, उसी अपीलेट वही रहेंगे, जब सूचना पदाधिकारी भी वही रहते हैं।
और लेकिन सूचना वो दिलाते नहीं हैं। और फिर जब कार्रवाई जब सुनवाई होती तो वो जो उसका पदाधिकारी जाता है। जब आप अपील करो ना, उसमें एक तो रिस्पोंडेंट बनाते हैं ना हम पीआईओ को, उसके नीचे एक सेकंड लाइन भी लिखो कि डीम्ड पीआईओ, दूसरा रिस्पोंडेंट डीम्ड पीआईओ है टू बी डिस्क्लोज्ड बाय द पीआईओ। जी जी ठीक है, तो उसमें वो लपेटे में आ जाएगा। फिर जी सर। उसको बताना पड़ेगा कि वो उसने किससे मांगी सूचना और नहीं दी उसने, तो इसके अंदर बताना ही था उसको। सर मुझे एक चीज पूछना था। हाँ जी। हेलो, मैंने स्टेट बैंक में एक आरटीआई लगाई। हाँ जी। उस आरटीआई में जो स्टेट बैंक से ही संबंधित है, उस आरटीआई में पीआईओ ने 20 दिन बाद 4 अलग अलग पीआईओ को ट्रांसफर किया। फिर 25वें दिन एक पीआईओ ने फिर और अलग से ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या मतलब है मेरा, जबकि मतलब बैंक से ही संबंधित था। मतलब ट्रांसफर किस सेक्शन में किया? 6-3 में। 6-3 में गलत है, वो बेसिकली गलत है, वो कर ही नहीं सकता 6-3 में ट्रांसफर। और दूसरे 20 दिन बाद दिखाया है। वो गलत, बिल्कुल गलत है, वो लॉ के विरुद्ध है। तो उसके लिए आप ने प्रथम अपील इमीडिएटली करनी थी, या उसी पीआईओ को इमीडिएटली लिख देना था कि ये गलत कर रहे हो आप। ऑनलाइन में तो कुछ लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि समस्या ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन सर मैंने किया था, तो ऑनलाइन में तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ऑफलाइन होता तो लिख भी देता। ऑनलाइन में तो डायरेक्ट आप बैंक की वेबसाइट से उनका ईमेल उठाओ ना, ईमेल पड़े हैं सबके। बैंक की वेबसाइट पे पीआईओ के और फर्स्ट एप्लीकेंट अथॉरिटी की लिस्ट है, उसमें उनके नाम और पोस्टिंग किस विभाग में है और उनका टेलीफोन नंबर, ईमेल क्या है, सब कुछ होता है। आप वो उठाओ, वहां से उठाओ। ये थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है अगर आपने अच्छे रिजल्ट लेने हैं तो। ठीक है सर, थैंक यू सर। बनोट सर नमस्कार सर। 6-3 में अगर वो गलत ट्रांसफर कर देते हैं तो ही इज कमिटेड ऑफेंस अंडर व्हाट सेक्शन? किस सेक्शन में ऑफेंस हो जाता है? 6-3 में सेम पब्लिक अथॉरिटी में अगर वो गलत ट्रांसफर करता है, ठीक है, इन एडिशन टू आई टेकिंग फर्स्ट अपील एंड कंप्लेंट हायर अथॉरिटी, वो किस सेक्शन में ऑफेंस हो जाता है? सो दैट आई कैन टेक एन क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट हिम। किस सेक्शन में हो जाता है? कैन यू टेल लिटिल मोर अबाउट इट? अभी ना क्रिमिनल एक्शन तो बहुत की बात होती है। पहले आप देखिए कि ये जो पीआईओ हैं जिनको ये बनाया जाता है, ये खुद भी इतने नॉलेजेबल नहीं होते। ये भी किसी से पूछ के इधर उधर से काम करते हैं। लॉ एक्ट की उनको नॉलेज नहीं है, पढ़ता ही नहीं कोई एक्ट, ना ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है कोई। तो आप उनको एक गलती सुधारने का मौका दो। पहले आप एक पत्र जरूर लिखो कि ऐसे ऐसे आपने गलत कर दिया काम, आपको ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। तो वो जब आप करेंगे तो शायद उसको अपनी भूल का एहसास हो और वो आप उसको ठीक कर ले। तो उसके बाद अगर रीजनेबल टाइम में, 1 हफ्ता या 10 दिन में वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करता, या 30 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो फिर आप जाइए फर्स्ट एप्लीकेंट अथॉरिटी के पास और वहां पे सारा कुछ लिखिए कि क्या हुआ, क्या बीच में पीआईओ ने क्या गड़बड़ किया, सारा कुछ किया है। तो फर्स्ट एप्लीकेंट उसका सीनियर ऑफिसर है, तो सीनियर ऑफिसर को आप ये भी लिख सकते हो कि इसको जो उसके ऊपर सर्विस के रूल लागू होते हैं, उसके उस रूलों के अंदर उसको दंडित भी किया जाए। वैसे तो उसको वो फिर एक विभागीय कार्रवाई शुरू हो जाएगी उसके अगेंस्ट, अगर वो फर्स्ट एप्लीकेंट अथॉरिटी चाहेगा। तो नहीं चाहेगा तो आपने तो लिख दिया, फिर सेकंड अपील में उसका भी समाधान हो जाएगा। तो आप ये लिखो जरूर पीआईओ को एक बार, कुछ आगे सोचने से पहले कि इसको इसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई करनी है या करनी। एक बार उसके संज्ञान में जरूर लेके आओ कि आपने यहाँ पे गलती कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी।
सर मैंने एक एप्लीकेशन आरटीआई का फाइल किया था 1/10/2020 को, और उसका निरंतर कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके दौरान है ना किसी व्यक्ति ने है ना इसका जो है ना एक लेटर दिया मेरे को, जो कि उसमें लोक सूचना अधिकारी नहीं था, संपदा अधिकारी था, और उन्होंने अपना जो पद लिखा है उसमें उपायुक्त संपदा शाखा लिखा हुआ है, न तो लोक सूचना अधिकारी थे वो, ना उसके लिए ऑथराइज थे। लेकिन उन्होंने हमारे से जो है ना उसका शुल्क जमा करने के लिए आदेश दिया, तो हमने उसका विधिवत शुल्क भी जमा कर दिया। लेकिन उसके बाद है ना करीबन 1 साल तक जो है ना उसकी जानकारी नहीं दी गई। तत्पश्चात उसकी 1 साल बाद अभी हमको जानकारी दी गई है, वो भी जो है ना गलत दी गई है। जो बिंदु हमने मांगे थे बिंदुवार, वो बिंदुवार जानकारी हमने घुमा घुमा के जो है ना गलत तरीके से जो है ना हमको दी है। आपने इसकी क्योंकि टाइम तो ओवर हो चुके सारे अपील के भी और सारे कुछ, पर आप इसकी कंप्लेंट करो नहीं सूचना सर, आयोग। अपील भी जैसे शुल्क मेरे को इनने लिया मेरे से जो है ना 18/1/2021 में शुल्क लिया। तो फिर मैंने इसका सेकंड अपील किया कि भाई हमको जानकारी नहीं दी, जब फर्स्ट अपील की कि हमको जानकारी नहीं दी जा रही है 12/2/21 में। फिर उसके बाद तीसरे महीने में जो है ना मैंने जो है ना इसकी सेकंड अपील की राज्य सूचना आयोग को, हम्म, और अपील जो है ना भोपाल में जो है ना राज्य सूचना आयोग के यहाँ पेंडिंग है उसमें मेरी। तो वहां तो काफी टाइम लगेगा। आप एक कंप्लेंट भी करो इसकी 18/1 में। कंप्लेंट में सारा कुछ लिखो, सारी स्टोरी लिखो कि उसने कितने कितने डिले से क्या क्या काम किया, और ये बिल्कुल गलत है। मेरे को जो फीस है रिफंड की जाए। आपने भेज दी फीस? हाँ, मैंने फीस की शुल्क जो है ना नकद जमा की थी, उसकी रसीदें प्राप्त कर ली थी, जबकि उसका जो है हाँ, ना एक बाद रसीदें करने का मेरे से बोला गया। 1/10/20 में जो है ना मैंने आवेदन किया था, और मेरे से 18/1/2021 को तकरीबन लगभग 1 साल बाद मतलब जो है ना शुल्क मांगा गया थी। तो आप उसका रिफंड मांगो और साथ में उसको दंडित करने के लिए लिखो, कंप्लेंट करो एक। जी, ये किसको राज्य सूचना आयोग को करनी पड़ेगी? हाँ, राज्य सूचना आयोग की करनी पड़ेगी। सर इसमें जो है ना इन लोगों ने ये षड्यंत्र किया है कि जानकारी इसमें ना तमाम भ्रष्टाचार किए गए थे, इसलिए इन लोगों ने जानबूझ के इसको जो है ना पेंडिंग रखा, फिर घुमाने के लिए, गुमराह करने के लिए। उसके बाद जो जानकारी भी दी है ना वो गुमराह करने हम्म। वाली दी है, शुरू में लिखा कुछ है और अंदर जानकारी मेरे को कुछ दिया है इनने। हाँ, तो आप ये जो राव साहब वाले केस में जैसे एफआईआर करवाई गई है ना, तो आप जी सूचना जी आयोग को कंप्लेंट में ये भी लिखो कि इसने कूट रचित और इंफॉर्मेशन दिया, और ये सारा काम जो डिले का हो रहा है ये किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है और मेरे को हानि पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट उन धाराओं में एफआईआर भी लिखवाए, क्योंकि आप ये सूचना कमीशन भी एक पब्लिक सर्वेंट है, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसके संज्ञान में कोई भी ऐसा संज्ञान में आता है कि संज्ञेय अपराध हुआ है, तो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो उसकी एफआईआर लिखवाए, जैसे राव साहब ने और किया है। तो जी आप उस तरीके से भी अपनी कंप्लेंट में लिखो, जी और अगर वो नहीं करवाता एफआईआर उसके अगेंस्ट, तो फिर जी आप फ्री हो खुद ही करने के लिए एफआईआर। जी तो आप कंप्लेंट तो डालो पहले। जी जी सर ये कंप्लेन धारा 18 में डलेगी सर? हाँ, 18 में डलेंगे। जी सर, थैंक यू सर।
हेलो। हेलो। इस मीटिंग में हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। सर, एक नेशनल हाईवे से अथॉरिटी जो होती है एनएचआई, उससे संबंधित मामला है एक मेरा। 2010 में ये जो ट्रक लेवेज बनते हैं हाईवे पे, ये हमारी जमीन के बाद एक ट्रक लेवे बना है हमारे लैंड के बाद। उसमें एक टॉयलेट ब्लॉक भी बनाती है ट्रकों की सुविधाओं के लिए। तो वो टॉयलेट ब्लॉक इन्होंने हमारे लैंड के सामने बना दिया है, जिसके संबंध में हमने एक आरटीआई डाला और उनसे नक्शे वगैरह मांगा उनसे कि भाई इसका नक्शा वगैरह हमें दे दीजिए, और क्या स्वीकृत ड्राइंगों के अनुसार ही यह बनाया गया है या इसमें कोई परिवर्तन भी हुआ है। तो जो वहां से एनएचआई का जो ऑफिस है, वहां से जो लेटर मिले उसमें बताया गया कि भाई नहीं, एज पर नक्शों के हिसाब से ही निर्माण कार्य किया गया है, इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। जो उन्होंने नक्शे दिए उससे वो मैच नहीं हो रहा था, मतलब नक्शों के अनुसार नहीं बनाया गया है, जिसके संबंध में हमने लेटर डाले उनको। तो वो गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे पिछले 3 साल से कि भाई नहीं, स्वीकृत ड्राइंगों के हिसाब से ही हमने बनाया है, इसमें कोई अनियमितता नहीं पाई गई है। फिर हमने एक लेटर डाला कि भाई हम बार बार आग्रह करने के बाद आप इस मामले में मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और आपकी ड्राइंगों से ये मैच नहीं हो रहा है, तो हम इसमें कोर्ट जा रहे हैं। तो उन्होंने कोर्ट में जाने का दिक्कत जो उसका हमने रीजनल ऑफिसर को भी भेजा, उनकी जो लखनऊ में बैठते हैं। तो कोर्ट में जाने का दिक्कत, उन्होंने एक कमेटी बनाया कि नहीं आप कोर्ट में मत जाना। रीजनल ऑफिसर का मुझे फोन आया, हम इस पे जांच करा रहे हैं और इसको ये गलत बना है, हम इसको ठीक कराएंगे। उसके बाद उन्होंने एक कमेटी बनाया, रिपोर्ट दीजिए। 15 दिन में जो रिपोर्ट देनी थी उसको उन्होंने रिपोर्ट देने में 4 महीने लगा दिए, और उसके बाद जो उस पे डिसीजन करने में उसमें 4 महीने लगा दिए, मतलब वो टालते रहे। मतलब उस रिपोर्ट में मतलब मेरे ऊपर ही उन्होंने एलिगेशन लगा के कि भाई इनका लैंड है, इस वजह से ये वो कर रहे हैं और ये आपत्तियां उठा रहे हैं, और उसको मतलब उन्होंने रिपोर्ट लगा के उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। और उसमें मतलब उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जो पीडी थे उनका जो पहले का स्टेटमेंट था कि भाई नहीं, स्वीकृत ड्राइंगों के हिसाब से बनाया गया है, वो उन्होंने स्टेटमेंट अब की बार चेंज कर दिया है। मतलब पहले 3 साल से उनके स्टेटमेंट है कि नहीं, ड्राइंगों के हिसाब से बनाया गया है। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास वहाँ लैंड नहीं था इसलिए हमने बना दिया, ड्राइंगों के हिसाब से नहीं बना पाए। इस संबंध में सर आपकी मदद की जरूरत है मुझे।